हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे इस कहानी के हीरो हान के साथ होती है, जो कि एक रिच सीईओ है और वो अभी अपनी वाइफ को ढूंढने आया होता है। तभी इसका असिस्टेंट से समझाने लगता है कि बॉस, आपका शेयर होल्डर मीटिंग में जाना बहुत ही जरूरी है, पर हान इसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी वाइफ शू को ढूंढने में लगा होता है। तभी असिस्टेंट उसे चिल्लाकर होश में लाता है और कहता है कि बॉस, 6 सालों से आप अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं और ना आपका कंपनी में ध्यान है ना अपने खुद के ऊपर। और अपनी वाइफ शू को ढूंढने के लिए आपने कितनी जगह उनकी एडवर्टाइजमेंट भी छाप दी, पर वो आपको कहीं भी नहीं मिली। इसलिए अब आपको अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए और खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। तो हान कहता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ से अपनी असली पहचान ना छुपाया होता तो शू को कोई हर्ट नहीं कर पाता, और मुझे यकीन है कि मेरी शू जिंदा होगी और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। और फिर हान अपनी वाइफ शू के मिसिंग एडवर्टाइजमेंट को यहाँ वॉल पे लगा रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और ये लोग हान से फाइट करने लगते हैं। और तभी एक लड़की इन लोग को चिल्लाकर रोकती है और हान जब इसे देखता है तो वो सोचता है कि यही उसकी वाइफ शू है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान और शू भागकर कहीं पर जा रहे होते हैं क्योंकि इन लोग के पीछे गुंडे लगे हुए थे। और फिर वो शू को बचाने के लिए उसे पीछे छुपा देता है और सामने बॉक्स वगैरह रख के उसे कवर कर देता है। और आज इन दोनों की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी होती है और हान इसे रिंग गिफ्ट करता है। और शू देखती है कि उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और वो रोने लग जाती है कि अब उसका बेबी नहीं बचेगा। और तभी यहाँ पर एक लड़की शू को ढूंढ रही होती है उसे मारने के लिए, और हान गुंडों से कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी वाइफ को मत टच करो, जो करना है मेरे साथ करो। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हान इसे अच्छे से देखकर सोचता है कि ये मेरी वाइफ शू नहीं है, क्योंकि इसका फेस उससे मिल ही नहीं रहा होता है। और तभी ये गुंडे इस लड़की को भी यहाँ पर आकर परेशान करने लगते हैं, तो ये जल्दी से इन लोग के ऊपर गरम गरम पानी उठा के डाल देती है और हान का हाथ पकड़ के उसे कहती है कि चलो भागते हैं। तभी असिस्टेंट भी हान के पीछे आ रहा होता है, तो हान उसे इशारा करता है कि तुम लोग जाओ। और फिर शू तो हान को लेकर आगे भाग जाती है और सारे गुंडे इन लोग के पीछे लग जाते हैं। तभी यहाँ असिस्टेंट की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि छुप कर ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट इस बच्चे को देखकर खुश हो जाता है कि ये तो मेरे बॉस का छोटा वर्जन दिख रहा है, और फिर ये जल्दी से इसका फोटो लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे देता है कि ये बच्चा कौन है। अब यहाँ पर ये दोनों छुपे हुए होते हैं और वो गुंडे आगे निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी वाइफ शू ही होती है, क्योंकि इसके गले में वही रिंग थी जो उसने उसे गिफ्ट किया था। फिर शू यहाँ से जाने लगती है तो हान इसका हाथ पकड़ के रोकता है और इसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो शू जानबूझ के इसे अपना नकली नाम बता देती है। ये सुनकर हान इसका हाथ छोड़ देता है और सोचता है कि मैंने सोचा भी कैसे कि ये मेरी वाइफ शू है। तभी शू इसके हाथ में से वो एडवर्टाइजमेंट लेती है जो कि आधा फोटो होता है। ये इस फोटो को अच्छे से देखने लगती है तो हान पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, ये मेरी वाइफ है और मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। तो शू इससे कहती है कि सॉरी, कुछ साल पहले मुझे फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई थी, तब से मैं किसी का फेस देखती हूँ तो मुझे मेरे लवर का फेस दिखता है। तो हान कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही लकी हो, जो वो तुम्हारे पास नहीं है फिर भी तुम उसका फेस देख पा रही हो, और मैं तो इतने टाइम से अपनी वाइफ को देख नहीं पाया। और फिर हान यहाँ से जाने लगता है तो शू इसे देखकर सोचती है कि ये बंदा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर वो इसे पीछे से हक करके इसे गुड बाय कहती है और फिर यहाँ से जाते हुए से बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ का एडवर्टाइजमेंट स्ट्रीट पे लगा दूंगी। तो ये कहता है कि अगर मेरी वाइफ के बारे में कुछ न्यूज मिले तो मुझे जरूर बताना। और फिर वो वापस से पलट के जा रहा होता है। तभी शू उसे फिर से देखती है और उसे कहती है कि देखना, तुम अपनी वाइफ को जरूर ढूंढ लोगे। फिर हम देखते हैं कि शू वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ पर उसका बेटा उसके हाथ में चोट देख कर कहता है कि मॉम, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। फिर ये सी मेडिसिन लगा देता है और शू सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस घर में 2 और बच्चे होते हैं जो कि शू के ही बेटे हैं। ये लोग अपने बड़े भाई शाओ से पूछते हैं कि ब्रदर, आखिर हम मम्मी से ओपनली कब मिल पाएंगे। तो शाओ कहता है कि जब मम्मी की फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी ठीक हो जाएगी तब तुम दोनों भी उनसे मिल पाओगे। सब उन बुरे लोगों की वजह से हो रहा है जिन्होंने मम्मी से हमें दूर कर दिए, और मम्मी को पता भी नहीं चला कि उनके तो 3 बच्चे हुए थे। फिर बाकी दोनों बच्चे कहते हैं कि वो तो लकीली हमें किसी अच्छे इंसान ने बचा लिया था, नहीं तो हम लोग तो दोबारा कभी मम्मी को देख ही नहीं पाते। फिर शाओ हमें इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका एक भाई शिंग एक डॉक्टर है और दूसरा भाई यू जो कि बहुत ही फेमस हैकर है, और वो खुद IM ग्रुप कंपनी का चेयरमैन है, और तीनों ही बेबीज अलग अलग फील्ड में बॉस हैं। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग टॉप जीनियस बच्चे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब ठीक कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि शू का फोटो देखते हुए उसे मिस कर रहा होता है और उसे बातें करते हुए उसे बताता है
कि मैं आज एक लड़की से मिला था जो तुम्हारी तरह ही दिख रही थी। अब तभी यहाँ पर हान की चाइल्डहुड फ्रेंड लीन आ जाती है और वो हान से कहने लगती है कि क्या अभी भी तुम उस शू को ही याद कर रहे हो? मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रही थी, फिर भी आखिर तुम्हें उससे ही क्यों प्यार हुआ? तो हान इसे कहता है कि तुम बार बार उसके साथ कंपेयर करना बंद करोगी, तुम कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती हो। तो लिन कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये याद रखो कि वो मर चुकी है और अभी भी तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम्हें सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ। फिर हान इसे कुछ रिप्लाई नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। फिर लिन किसी को कॉल करके पता करने के लिए कहती है कि हान आज बहुत ही अपसेट था, तो तुम पता करो कि वो आज किससे मिला। फिर हान यहाँ अपने रूम में बैठा होता है। वो सोचता है कि क्या मैं सच में अपनी वाइफ को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। तभी इतने में इसके असिस्टेंट का इसे कॉल आता है और वो बताता है कि बॉस आपके लिए गुड न्यूज है। तो हान खुश होकर पूछता है कि क्या शू मिल गई है? तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, लेकिन शायद मुझे आपका बेटा मिल गया है। तो हान कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे पास बेटा कैसे आएगा? वाइफ का तो मुझे पता नहीं लग रहा है, बेटा कैसे मिलेगा? तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी मैं आपको एक फोटो सेंड कर रहा हूँ, आप चेक करके बताओ कि वो बच्चा आपकी तरह दिख रहा है कि नहीं। फिर हान भी जब शाओ की फोटो देखता है तो वो इसे कुछ जाना पहचाना लग रहा होता है। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे 99% उम्मीद है कि ये आपका ही बेटा है, पर फिर भी हान को यकीन नहीं हो रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि रुको बॉस, मैं आपको उस बच्चे से मिलवाता हूँ और फिर हम उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, क्या पता वो सच में आपका बेटा ही निकल जाए। तो हान इसके लिए मान जाता है। शू को देखते हैं जो कि अपने बेटे शाओ को समझा रही होती है कि मैं तुम्हें ग्रैंडमा से मिलवाने लेके चल रही हूँ, वहाँ पर अच्छे से बिहेव करना। फिर शाओ यहाँ से जाते हुए अपने दोनों भाइयों को बाय करता है। शू इसे लेकर हॉस्पिटल में आती है अपनी मॉम से मिलवाने के लिए, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है। यहाँ पर शाओ के दोनों भाई भी पहुंच जाते हैं और वो इशारा करके उसे बाहर मिलने के लिए बोलते हैं। फिर शाओ जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके बाहर चला जाता है। फिर शू की मॉम उसे समझाने लग जाती है कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, पर शू नहीं मान रही होती है और कहती है कि मैं बिना हस्बैंड के रह लूंगी। तो शू की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम्हें पता है ना तुमने हमारी कितनी बेइज्जती करा चुकी हो। हम तुम्हारे डैड की तय की हुई शादी से बचने के लिए तुम घर से भाग गई थी और तुमने अपना नाम भी बदल ली थी और अपने फेस पे नकली चोट का निशान लगा दी थी ताकि हम तुम्हें ना पहचान पाए। और अब जब तुम वापस आ गई हो तो तुम सिंगल मदर वाली लाइफ जीना चाहती हो। शू कहती है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसकी मॉम से चिल्लाती है और कहती है कि देखो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या फिर तुम शादी करो या फिर तुम्हारे डैड और मैं मर जाएंगे। तो शू रोने लग जाती है और वो नीचे बैठकर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं सच में हान से प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे दोबारा शादी के लिए फोर्स मत करो। तो शू की मॉम से कहती है कि आखिर अकेले तुम कैसे जियोगी, तुम्हारी लाइफ बहुत ही मुश्किल होगी। तो शू कहती है कि मॉम मैं हान को याद करके ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो शू की मॉम फाइनली मान ही जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगी, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। फिर शू की मॉम उसे अपने पास से कुछ पैसे देने लगती है, पर शू इसे नहीं ले रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो हम लोग कितना ही खर्च करेंगे, इसलिए ये लो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो और अपने बच्चे को भी अच्छे से खिलाओ। तभी शाओ ये सारी बातें सुन लेता है और वो अपने दोनों भाइयों को आकर बताता है कि मम्मी ग्रैंडमा से बोल रही थी कि वो डैडी के लिए हमेशा जिंदगी भर अकेली रहेंगी। फिर ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि डैडी मिसिंग है, तो क्या पता वो जिंदा हो, इसलिए हमें मिलकर जल्दी से मम्मी के लिए डैडी को ढूंढना होगा। तभी यहाँ हॉस्पिटल में हान अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो बच्चा यहीं पर ही है। तब ये तीनों बच्चे हान को देखकर जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं। असिस्टेंट शाओ को देख लेता है और बताता है कि बॉस वही वो बच्चा है जो आपकी तरह दिखता है। फिर हान अपने सभी गार्ड्स को शाओ को ढूंढने के लिए लगा देता है, पर ये तीनों बच्चे तो अलग जगह छुप जाते हैं और हान और उसके गार्ड उन लोगों को नहीं ढूंढ पाते। तभी असिस्टेंट को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो हान को बताता है कि बॉस दो और बच्चों के बारे में पता चला है और वो लोग भी आपकी तरह ही दिखते हैं। और वो हान को उन लोग की फोटो दिखाता है और कहता है कि बॉस क्या पता ये दोनों भी आपके ही बच्चे हैं। तो हान कहता है कि तुम अब बस कर दो, क्या पता अब चौथा पांचवा छठा बच्चा भी उठ के आ जाए तो तुम उसे बोलो कि वो मेरा ही बच्चा है। तभी शू यहाँ पर आकर सभी लोगों को शाओ का फोटो दिखाते हुए पूछने लगती है कि क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है। तभी हान भी इसे देख लेता है और पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है। तभी शू को किसी का धक्का लगता है और वो गिरने वाली होती है, पर हान जल्दी से इसे बचा लेता है। तभी शू इसे भी शाओ का फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि क्या तुमने इस बच्चे को कहीं देखा है। तो हान अपने मन में सोचता है कि लगता है इसने मुझे नहीं पहचानी, यानी सच में इसे फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है। फिर हान इसे कहता है कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है। तो शू पूछती है कि क्या तुमने इसे देखा है। तो हान कहता है कि मैं भी इसे ही ढूंढ रहा हूँ, किसी ने मुझे कहा कि ये बच्चा मेरी तरह ही दिखता है और शायद मैं इस बच्चे का डैडी हूँ। ये सुनकर शू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर फालतू चीजें बोलोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। तो हान कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, और शू इसकी बात नहीं सुनती और जल्दी से अपने बच्चे को ढूंढने चली जाती है। फिर हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर ये जा ही रहा होता है, तभी इसे नीचे यहाँ पर
शू का नेकलेस मिल जाता है जिसमें वही रिंग थी जो उसने शू को गिफ्ट किया था। ये देखकर हान खुश हो जाता है और कहता है कि यानी मेरी शू जिंदा है और वो यही हॉस्पिटल में कहीं पर है। और फिर ये सभी को ऑर्डर देता है कि सब मेरे साथ मिलकर शू को ढूंढो। दूसरी तरफ शू तो शाओ को ढूंढ रही होती है और तभी से शाओ मिल जाता है और वो इसे यहाँ से लेके जाने लगती है। और हान यहाँ पर सारे वार्ड चेक कर रहा होता है और जैसे ही वो एक रूम में आता है तो उसे एक लड़की को देखकर लगता है कि वही उसकी शू है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो कोई और ही लड़की होती है और वो शू के नेकलेस को अपना नेकलेस बताने लग जाती है। तो हानी से चिल्लाता है कि तुम झूठ मत बोलो, ये नेकलेस मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा था। तो ये लड़की कहती है कि मेरे पास इसका प्रूफ है, ये नेकलेस मेरे हस्बैंड ने ऑक्शन पार्टी में मेरे लिए खरीदा था। तो ये फोटो देखने के बाद हान को बिलीव हो जाता है और वो इसका मोबाइल ही फेंक कर जाने लगता है। तो ये लड़की से चिल्लाती है कि मेरा मोबाइल भी मुझे वापस करो और मेरी रिंग भी। तो हान ने अपने असिस्टेंट को कहकर इसे 1 मिलियन का चेक दे देता है। फिर हान के जाने के बाद ये लड़की लिन से कहती है कि मिस, आपने जो मुझे काम करने के लिए कहा था मैंने वो पूरा कर दी। और फिर लिन कहती है कि 6 साल पहले ही मैंने इन दोनों को अलग करी थी और फिर से ये शू मेरे हान की लाइफ में वापस आ रही है। इस बार तो मैं शू को छोड़ूंगी नहीं और उसकी शादी किसी और से करवा के रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों बच्चे मिलकर कुछ डिस्कस करते हैं, जिसके बाद हैकर बेबी यू हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता है। ये लोग वीडियो देखते हैं तो इन लोग को पता लगता है कि इन लोग की मॉम शू ने जो नेकलेस गिरा के गई थी उसी नेकलेस को देखने के बाद ही हान उसे ढूंढ रहा था। फिर यू कहता है कि मैं समझ गया, ये हान हमारा डैडी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शू को देखते हैं जो कि स्ट्रीट फूड बेचने का काम करती है। तभी लिन यहाँ इसके स्टॉल में आई होती है और वो इससे फ्राइड राइस ऑर्डर करवा के इसे काफी सारे पैसे दे रही होती है। शू से कहती है कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं इतने नहीं ले सकती। तो लिनी से बताती है कि मैंने ये पैसे तुम्हें इस खाने को खरीदने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खरीदने के लिए दी हूँ। और फिर लिन अपने गार्ड को कहकर शू को बेहोश करवा देती है और उसे पकड़कर उसे वेडिंग ड्रेस पहना देती है। शू को जब होश आता है तो वो सामने एक बंदे को देखकर कहती है कि तुम कौन हो। तो लिनी से बताती है कि ये तुम्हारा फियांसी है और मैं इसकी सिस्टर हूँ। तुम्हारी मॉम ने मुझसे पूरे 1 मिलियन ली है तुम्हारी शादी मेरे भाई से करवाने के लिए। और हम देखते हैं कि लिन का ब्रदर तो पागल होता है। लिन से पूछती है कि ये लड़की तुम्हें पसंद आई, ये तुम्हारी 9th वाइफ होगी ना। तो ये कहता है कि हाँ मुझे बहुत ही पसंद आई और ये शू के क्लोज जा रहा होता है। तभी ये इसे दूर करती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फिर शू लिन से कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं अपनी मॉम से बात करती हूँ और तुम्हारे 1 मिलियन में तुम्हें वापस करवा दूंगी। तो लिन का भाई से कहता है कि तुम मानो या ना मानो शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। फिर शू कहने लगती है कि मेरी शादी पहले हो चुकी है इसलिए प्लीज मुझसे शादी मत करो। तो लिन का भाई इसे मारने लगता है और कहता है कि बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगी, पर फिर भी शू कहती है कि नहीं करूंगी। तो ये इसे और मारने लग जाता है। लिन इसे कहती है कि अभी के लिए रोक दो, उसकी ये सब बाद में कर लेना। शू कहती है कि मैं नहीं करूंगी, मेरी शादी पहले हो चुकी है और मेरा बच्चा भी है। और शू यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है पर ये इसे यहाँ से जाने नहीं देता और ये दोनों शू के ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम तीनों बेबीज को देखते हैं जो कि अपने अपने काम पर होते हैं और तीनों को पता चलता है कि इन लोग की मॉम गायब हो गई है। फिर तीनों ही अपनी मम्मी को बचाने के लिए ऑर्डर देने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम वेडिंग हॉल में देखते हैं कि लीन और उसका भाई मिलकर शू को अच्छे से वेडिंग ड्रेस में कवर करके उसे रस्सी से बांधकर यहाँ पे ला रहे होते हैं और सारी पब्लिक ये सब देखकर बातें कर रही होती है कि लगता है कि ब्राइड शादी से खुश है ही नहीं इसलिए ये लोग रस्सी बांध कर इसे ला रहे। और इस हुआ फैमिली के बेटे ने पहले भी शादी किया था और उन लड़कियों को मारा था और अब ये वापस से शादी कर रहा है। इनकी फैमिली तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये मिस लिन हान की फियांसी है जो कि इस शहर का सबसे रिच बंदा है। अब तभी हम देखते हैं कि हान भी यहाँ वेडिंग हॉल में बैठा होता है और वो ये सारी चीजें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी लिन इसे कहने लगती है कि हान आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी। तभी शू हान का नाम सुन के शॉक हो जाती है और वो हान से मिलना चाह रही होती है और यहीं रुक जाती है। तभी इसका वेल हट के हान इसका फेस देखने वाला होता है। तभी जल्दी से लिन इसका मुंह बंद कर देती है पर फिर हान से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो लिन से कहता है कि जब ये लड़की शादी करना ही नहीं चाहती तो आखिर तुम लोग इसे फोर्स क्यों कर रहे हो। तो लिनी से बताती है कि इस लड़की की फैमिली ने हमसे पहले ही ब्राइड प्राइस ले चुके हैं और अब ये लोग हमें ब्लैकमेल करते हुए और पैसे मांग रहे हैं तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भी इस लड़की को फोर्स करना पड़ रहा है। और वो हान को बैठने के लिए कहती है। फिर इसके बाद वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और फिर ये लिन की फैमिली जबरदस्ती शू को फोर्स करके उसकी शादी करवा रहे होते हैं और ये सब देखकर हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो उठकर यहाँ से जाने लगता है। तभी लिन भी यहाँ वेडिंग ड्रेस में आ जाती है और वो नीचे बैठकर हान को प्रपोज करने लगती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे अपनी वाइफ बना लो।
फिर सभी लोग तो इन लोग को चीयर कर रहे होते हैं और लिन की मॉम भी बड़ी खुश हो रही होती है और बेचारी शू को जबरदस्ती फोर्स करके यहाँ पे शादी करवाई जा रही होती है। वो रोते हुए सोचती है कि काश मेरा हस्बैंड यहाँ पर होता तो वो मुझे बचा लेता। और यहाँ पर हान लिन को चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे सामने नजर मत आना, ये सब क्या कर रही हो। तो लिन कहती है कि प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, अगर अपने बारे में नहीं सोचना है तो कम से कम हमारी फैमिली के बारे में सोच लो, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस होगी। और यहाँ बेचारी शू बहुत ही बुरी फंसी होती है और लिन ये देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। और हान को ये सब देख ही नहीं जा रहा होता है और वो शादी रोकने का सोच लेता है। और तभी यहाँ पर शाओ पहुंच जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि छोड़ो मेरी मम्मी को। और फिर शाओ शू को बचाते हुए जल्दी से उसका वेल हटा देता है और कहता है कि मम्मी डरो मत, मैं आपको बचाने आ गया हूँ। फिर हान भी शू को देखकर शॉक होता है कि वही लड़की है। और फिर शाओ हान को देखकर कहने लगता है कि अंकल मैंने आपको अच्छा समझा था और मुझे क्या पता था कि आप इन बुरे लोगों के साथ मिलकर मेरी मम्मी को ऐसे परेशान करोगे। तो हान कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी लिन बीच में आ जाती है और गार्ड्स को ऑर्डर दे रही होती है कि इस बच्चे को यहाँ से निकालो। तो ये कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकालता है। तभी लिन का भाई और उसकी मॉम कहने लगते हैं कि इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी बिगाड़ने की। लिन की मम कहती है कि रुको, अब तुम लोगों को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। शू कहती है कि आखिर हम लोग कंपेंसेशन क्यों देंगे, एक तो आप लोगों ने मुझे फोर्स कर कर शादी करवाने की कोशिश करे हो। तो लिन का भाई कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने हमसे 1 मिलियन लिए। तो शू कहती है कि तुम झूठ मत बोलो। तो ये कहता है कि रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो हान से चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो ये कहता है कि ब्रदर इन लॉ आप इन लोगों का साइड क्यों ले रहे हो। तो हान कहता है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हुई नहीं, और दूसरा ये कि तुम इस लड़की को फोर्स करके इससे शादी करने का कैसे सोच सकते हो। तो लिन कहती है कि हान ये लड़की तुम्हें झूठ बोल रही है, ये देखो मेरे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी है, इन लोगों ने सच में हमसे 1 मिलियन लिए। तो शू कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो लिन कहती है कि हान देखो मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी, अब तो मेरे पास सबूत भी है। तभी हान का नाम सुन के शू से पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम हान है। तो ये पूछता है कि हाँ तुम मुझे जानती हो। तभी लिन तो डर जाती है कि कहीं हान को इसके बारे में पता न लग जाए। फिर वो जल्दी से बीच में आ जाती है और हान से कहती है कि तुम्हें कौन नहीं जानता होगा, तुम इस शहर के सबसे रिच बंदे हो और ये एक स्ट्रीट फूड बेचने वाली है, तो आखिर तुम्हारा और इसका क्या कांटेक्ट हो सकता है। तो शू ये सुनकर सोचती है कि हाँ मेरा हस्बैंड तो इतना रिच हो ही नहीं सकता, यानी बस इस बंदे का नाम मेरे हस्बैंड जैसा है, लेकिन ये वो नहीं है। फिर लिन का भाई और उसकी मॉम शू से कहने लगते हैं कि तुमने हमारी फैमिली से ब्राइड प्राइस ली हो, इसलिए शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तभी शाओ शू के बदले में इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग मेरी मम्मी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और तुम लोग मुझे बच्चा मत समझना जिससे तुम आसानी से पंगा ले सको। तो लिन का भाई से पूछता है कि फिर तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। तो शाओ कहता है कि तुम मेरे बारे में जानना डिजर्व ही नहीं करते। फिर लिन और उसका भाई शू से कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा ऑफर कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें तो ये ब्लेसिंग समझनी चाहिए कि इतने रिच फैमिली में तुम्हारी शादी हो रही है। तो शाओ कहता है कि मेरी मम्मी तो पहले से ही बहुत ही रिच है और उन्हें किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं। तो लिन शू का मजाक उड़ाने लग जाती है कि एक स्ट्रीट फूड बेचने वाली अमीर कैसे हो सकती है। तो शाओ कहता है कि तुम्हें जो कहना है वो कह लो, लेकिन मेरी मम्मी तुमसे ज्यादा अमीर है। तो लिन कहती है कि चलो फिर शर्त लगाते हैं, और अगर मैं जीत गई और मैंने ये साबित कर दी कि मैं तुम लोगों से ज्यादा रिच हूँ तो शू को मेरे भाई से शादी करनी पड़ेगी। तो शाओ इस शर्त के लिए मान जाता है, पर फिर लिन उसका मजाक उड़ाने लगती है कि इन लोग ये शर्त हारने वाले हैं क्योंकि ये लोग गरीब हैं। फिर हान शू की ऐसी बेइज्जती होते देखकर उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। तभी शाओ कहता है कि मम्मी मैं आप लोगों से झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप ही ये शर्त जीतोगी। तो शू सोचती है कि उसे अपने बेटे के लिए ये शर्त यहाँ से जीत के ही जाना चाहिए। वो कहती है कि ठीक है फिर हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। फिर लिन ऑर्डर करती है कि उसकी फैमिली की तरफ से चीजें लाई जाए। अब यहाँ पर बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें आने लगती है और लिन बड़ी एटीट्यूड में होती है कि ये सब उसकी फैमिली की तरफ से आया हुआ है। पर तभी शाओ शू से कहता है कि मॉम आप जाकर सारी चीजों का सील देखो, मैं कह रहा हूँ ना कि हम ये शर्त जीतेंगे। तो शू इसकी बात मान लेती है और वो जाके चेक करती है तो सब उसकी फैमिली का सील निकलता है और ये प्रूफ हो जाता है कि ये सारी एक्सपेंसिव चीजें शू की फैमिली की तरफ से है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम लोगों की चीजें तो बहुत ही मामूली है। और फिर लिन अपनी फैमिली की चीजें मंगाती है तो एक नॉर्मल सा बॉक्स आता है। लिन कहती है कि देखना इसमें बहुत ही महंगी चीज होगी, और उसमें तो बस एक पेपर रखा होता है। लिन पढ़ती है कि वो 100 मिलियन के उधार का नोटिस होता है और फिर लिन ये शर्त हार जाती है और सभी इसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो शू से कहता है कि मम्मी देखा हम लोग जीत गए। फिर लिन तो चिल्लाने लग जाती है कि ये सब असली हो ही नहीं सकता, तुम आखिर इतनी रिच कैसे हो सकती हो, जरूर ये सारी चीजें फेक होंगी। ऐसा बोलकर वो सारी चीजों को नीचे गिरा देती है और फिर लिन हान को मनाने लग जाती है कि तुम मेरे फियांसी हो, देखो प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे ये शर्त जितवा दो। हान इसका हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मैं तुमसे फिर से ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ
कि मेरे दिल में सिर्फ मेरी वाइफ है और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। पर लिन को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी लिन की मॉम उसे कहती है कि जाने दो, तुम इस हान के पीछे मत पड़ो, बस एक बार तुम IM ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और फिर देखना हमारी फैमिली कितनी ज्यादा रिच हो जाएगी, इस हान से भी ज्यादा। तो ये सुनकर शॉ कहता है कि मम्मी इन लोगों को कह दो कि IM ग्रुप कंपनी कभी इन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। ये सुनकर शू सोचती है कि मुझे अपने बेटे पर बिलीव करना चाहिए और फिर शू ये चीज लिन से कह देती है तो लिनी से चिल्लाती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने सोची भी कैसे कि IM ग्रुप कंपनी तुम्हारे बोलने के हिसाब से चलेगी। तभी शाओ के फोन में उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा होता है जो कि IM ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का असिस्टेंट है। पर ये देखकर लिन कहती है कि जरूर तुमने अपने साथ किसी को एक्टिंग करने के लिए रखे होंगे। फिर शाओ का असिस्टेंट यहाँ पर पहुंच जाता है और शाओ वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है और असिस्टेंट शाओ की मॉम यानी कि शू की काफी रिस्पेक्ट कर रहा होता है और उससे माफी मांगता है कि सॉरी मिस, मैं लेट हो गया। तो लिनी से कहती है कि आप इतने बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट हो के इस गरीब लड़की को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो। तो ये से एक स्लैप लगाता है और समझाता है कि ये वो लोग हैं जिनसे तुम कभी पंगा नहीं ले सकती। और फिर असिस्टेंट IM ग्रुप कंपनी की तरफ से लिन के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और कहता है कि जो भी अब इन लोगों के साथ बिजनेस डील करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। ये सुनकर लिन और उसकी पूरी फैमिली रिग्रेट कर रहे होते हैं। लिन का भाई भी उसे चिल्लाता है कि तुमने ये सब क्या कर दी। फिर लिन बहुत ही परेशान हो जाती है कि मेरा सब खत्म हो गया। फिर असिस्टेंट शू से पूछता है कि मिस आप इसके साथ क्या करना चाहती हैं। तो शू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगे। तो लिन हान को मनाने लग जाती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। फिर असिस्टेंट सभी से कहता है कि अगर कोई भी इसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा तो वो हमारा दुश्मन होगा। फिर सभी लोग डर के पीछे हो जाते हैं और फिर लिन और उसकी पूरी फैमिली को शाओ के सामने नील डाउन होकर उससे माफी मांगनी पड़ती है। तभी यहाँ पर शू लिन के हाथ में दांत का निशान देख लेती है और पूछती है कि तुम्हें ये निशान कैसे आया। तो लिन बहाना करती है कि जब मेरा भाई छोटा था तभी उसने मेरे हाथ पे काट लिया था, इसलिए तब से निशान हो गया। तो शू सोचती है कि क्या ये बस कोइंसिडेंस है कि जो उस दिन मास्क वाली वो लड़की आई थी जिसने मुझे और हान को अलग कर दी थी, क्या ये वो नहीं है, क्योंकि इसके हाथ पे भी वही निशान है जो मेरी वजह से उस लड़की के ऊपर आए थे। फिर शू को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और फिर वो देखती है कि उसकी फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी ठीक हो गई क्योंकि लिन उसे अच्छे से दिख रही है। और फिर ये जैसी हान की तरफ देखती है तो ये सोचती है कि मुझे तो मेरे लवर का ही फेस दिख रहा है, यानी ये मेरी गलतफहमी है कि मैं ठीक हो गई। फिर शू हान से कहती है कि मुझे अब जाना होगा और वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू अपने बेटे शाओ को पार्क में लेकर गई होती है। तभी यहाँ पर हान की मॉम एक गरीब लेडी बनने की एक्टिंग कर रही होती है और ये बहाने से शू के बेटे शाओ का बाल ले लेती है DNA टेस्ट करवाने के लिए। और फिर शू यहाँ से जाने लगती है तो हान इसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम्हारा और IM ग्रुप का क्या रिलेशनशिप है। तो शू कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ और वैसे मैं क्या जान सकती हूँ कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो ये कहता है कि IM ग्रुप कंपनी के बॉस ने मेरे बहुत सारे बिजनेस प्रोजेक्ट चुराए हैं, तो मैं जानना चाहता था कि इस कंपनी का बॉस है कौन जो ये सब कर रहा है। शू कहती है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी यहाँ पर हान की मॉम आ जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो ना। हान पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो और ये अजीब से गेटअप में क्यों। तभी हान की मॉम जल्दी से उसका बाल ले लेती है और बहाना करती है कि तुम्हारा वाइट बाल आ गया था और फिर वो हान के असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में बताती है और DNA टेस्ट करवाने का कहती है। और वो बहुत ही खुश होती है कि अगर शाओ सच में उनका ग्रैंडसन निकल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि शू घर आने के बाद बहुत ही अपसेट होती है और उसके तीनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उसे तो खुश होना चाहिए था कि वो शर्ट जीत गई। तो शाओ बताता है कि जब से मम्मी ने लिन के हाथ पे वो निशान देख ली तब से वो अपसेट है। तभी यू सोचने लगता है कि वो अपने दोनों भाइयों को बताए कि नहीं कि हान इन लोग का डैडी है, पर ये सोचता है कि डैड के पास पहले से फियांसी है इसलिए डैड मम्मी को डिजर्व ही नहीं करते। फिर यहाँ हम शू को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि लिन ही वो विलन है जिसने उन दोनों को अलग की थी। शू डिसाइड करती है कि वो सच का पता लगाएगी और अपना और हान का बदला उसे लेगी। फिर शू के सो जाने के बाद तीनों बेबी यहाँ पर आकर उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि उसकी फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी, बस 3 नीडल्स देने जो कि कुछ दिनों में देने हैं। तो ये लोग बहुत ही खुश होते हैं कि फिर मम्मी हम दोनों को भी देख पाएगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू उठती है तो वो अपने बेटे शाओ से इस बारे में पूछती है कि कल वो IM ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट वहाँ कैसे आया था और उसने वो सारी एक्सपेंसिव चीजें कैसे लाया था। तो शाओ कहता है कि मॉम एक प्राइज जीत गया था IM ग्रुप कंपनी की तरफ से और उन लोगों ने कहा कि वो मेरी कोई भी विश पूरी करेंगे।
तो शी इसकी बातों पर सच में बिलीव कर लेती है और फिर शू शाओ से कहती है कि मैं अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने वाली हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो शाओ भी हाँ कहता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि अपने घर की कुकिंग की जॉब के लिए एक शेफ को हायर करवा रहा होता है, पर उसे किसी भी शेफ की डिश पसंद नहीं आती। असिस्टेंट बताता है कि बस एक लास्ट कुक बची है, उसके बाद कोई नहीं है, और वो कोई और नहीं बल्कि शू होती है। और यहाँ पर वो अपने बेटे शाओ को साथ में लेकर आई होती है। हान अपने असिस्टेंट को मना कर रहा होता है कि अब रहने दो, पर वो जैसे ही शू को देखता है तो खुश हो जाता है और इस बार शू हान की आवाज सुन के ही उसे पहचान जाती है। सोचती है कि वैसे भी वो लिन से बदला लेना चाहती थी, और क्योंकि लिन सबसे ज्यादा हान की केयर करती है तो ये हान को अप्रोच करके लिन से बदला लेने का सोच लेती है और ये खुश होती है कि मुझे हान को अप्रोच भी नहीं करना पड़ा, ये तो खुद ही मेरे पास आ गया। फिर शू इसे बताती है कि मैंने यहाँ पर कुक की जॉब के लिए अप्लाई किया था, इसलिए आप मेरा डिश टेस्ट करके देखो, मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। पर हान तो मना करने लग जाता है कि नहीं, मुझे कोई डिश टेस्ट नहीं करना। तो शाओ गुस्सा करने लगता है कि आप मेरी मम्मी को ऐसा कैसे कह सकते हो? तो शुई से कहती है कि बड़ों के सामने ऐसे फिंगर पॉइंट नहीं करते। तो शाओ कहता है कि मम्मी आपको शेफ की जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप फिक्र मत करो, मैं पैसे कमा लूंगा। तो शू हान से कहने लगती है कि ये छोटा बच्चा है, एक्चुअल में बचपन से इसके डैड नहीं है ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। तो हान सोच रहा होता है कि ये बच्चा और ये लड़की मुझे हमेशा शू की ही क्यों याद दिलाते हैं। फिर शू इसे मना रही होती है कि आप एक बार मेरी एग फ्राइड राइस खा के तो देखो, मेरी कुकिंग बहुत ही अच्छी है। पर हान मान ही नहीं रहा होता है और वो गुस्से में से यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर शू इसे फिर भी मना रही होती है तो हान गुस्से में इस प्लेट को नीचे गिरा देता है। फिर शाओ को बहुत ही गुस्सा आती है और वो कहता है कि मम्मी चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, उसके बाद ये बंदा हमें कितना भी मनाए हम वापस नहीं आएंगे। फिर शू के जाने के बाद हान गुस्से में अपना हाथ साफ करने जा रहा होता है, पर तभी इतने में खाने की स्मेल उसे बहुत अच्छी लगती है तो वो जल्दी से खाना टेस्ट करता है और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे मेरे लिए वापस लेकर आओ। और फिर इसके बाद हान शू को बुलवाकर उसके खाने की तारीफ करता है और उसे कहता है कि अब से तुम मेरी शेफ होगी। पर शू इस जॉब के लिए मना करके यहाँ से जाने लगती है तो हान कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का 10,000 दूंगा। तो शू को ये ऑफर पसंद आता है और वो कहती है कि लेकिन तुम देख रहे हो ना, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं अपने बच्चे को रोज घर पे छोड़कर यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ, तो क्या मैं इसे भी यहाँ पे लेके आ जाऊँ? तो हान ऑफर रखता है कि एक काम करो, तुम अपने बच्चे के साथ मेरे घर पे रह लो। ये सुनकर शू शॉक हो जाती है कि तुम्हारे घर पे? तभी शाओ कहता है कि मम्मी हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर शू अपने बेटे की बात सुनते हुए हान के इस ऑफर को मना कर रही होती है तो हान इसे और भी ज्यादा ऑफर देने लग जाता है कि मैं तुम्हें 1 महीना सैलरी के साथ साथ बोनस भी दिया करूंगा और अगर मुझे तुम्हारे खाने का टेस्ट पसंद आएगा तो मैं प्राइस और बढ़ा दूंगा। शू तो इतने सारे पैसों का नाम सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत ही हाँ कह देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू अपना लगेज लेकर यहाँ पर पहुंच जाती है और असिस्टेंट इसे कहता है कि अगर आपको कुछ भी जरूरत होगी तो मुझे बता देना। तभी यहाँ हान के घर पे लिन आई होती है और वो शू को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो इसका लगेज फेंकते हुए इसे घर से बाहर निकालने का कह रही होती है। तो शू इसे बताती है कि अब मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? तो लिन कहती है कि मैं हान की वाइफ हूँ। तो शू कहती है कि मैंने तो सुनी कि हान की वाइफ गुम हो चुकी है और वो अभी अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर लिन सोचती है कि आखिर इसे इतना सब कुछ कैसे पता चल गया, और फिर वो इसे कहती है कि हान की वाइफ बहुत टाइम पहले ही मर चुकी है, इसलिए अब हान की वाइफ सिर्फ मैं ही बनूंगी। तो शू कहती है कि जब बनोगी तब देखा जाएगा। फिर शाओ कहने लगता है कि ये आंटी इतनी बुरी है, तभी अंकल हान इसे पसंद नहीं करते। फिर लिन शू को चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता करी, तुम्हारा तो आई एम ग्रुप कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर शाओ कहता है कि लगता है कल जो हुआ उससे आंटी आपने कुछ भी नहीं सीखी। तो लिन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कल के बारे में याद दिलाने की, तुम लोग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम लोग ने मेरी बहुत बेइज्जती कराया। तो शू कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हान ने मुझे यहाँ पे जॉब पे रखा है। तो लिन बताती है कि जल्द ही मेरी और हान की वेडिंग हो जाएगी और फिर इस पूरे घर में मेरा डिसीजन चलेगा। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो लिन से कहता है कि मैंने तो नहीं सुना कि हम दोनों की वेडिंग होने वाली है। तो लिन कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, इस बारे में सबको पता है कि हमारी वेडिंग होने वाली है, और देखो अब मेरी फैमिली तो मेरे साथ नहीं है, तो अब तुम्हें मेरी साइड लेना होगा, नहीं तो ऐसे छोटे बच्चे भी मुझे परेशान करेंगे। तो शाओ कहता है कि मैंने आपको परेशान किया या फिर आप मेरी मम्मी को परेशान कर रही थी? तो लिन गुस्से में शाओ को कुछ भी कहने लग जाती है। तो शू इसे चिल्लाती है कि तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तभी हान शू के बदले में लिन को स्लैप लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि छोटे बच्चे से कैसे बात करते हैं। फिर शाओ कहने लगता है कि अंकल ये आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इनकी बातों पर बिलीव मत करना। तभी यहाँ पर हान की मॉम आ जाती है और लिन इन्हें सब कुछ बताने लगती है कि मॉम अब आपको ही मेरी साइड लेना होगा, ये दोनों माँ बेटा मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। और वो शू को फिर से कुछ सुनाने लग जाती है तो शू इसे स्लैप लगाती है।
फिर लिन हान की मॉम से कहती है कि देखा ना आपने, ये आपके सामने भी मुझे मार रही है। पर हान की मॉम को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो शू से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बेटे को पूरा घर दिखाने लेके जा सकती हूँ। फिर शाओ भी उनके साथ चला जाता है और ये सब देखकर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है। हान इसे समझाता है कि देखो तुम अच्छे से बिहेव करो और अपने रूम में जाओ। फिर शू सोचती है कि लगता है लिन भी इसी घर में रहने वाली है, फिर तो मुझे इन्वेस्टिगेशन में फायदा मिलेगा अगर लिन भी यहाँ पे रहेगी तो। और फिर शू हान को थैंक यू बोल रही होती है जो उसने उसकी साइड लिया। तो हान कहता है कि तुम मेरे लिए जॉब कर रही हो तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है। फिर हान इसे पूछने लगता है कि तुमने अपने बेटे को अकेले पाली हो तो इसमें बहुत ही मुश्किलें आई होंगी ना। तो शू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा समझदार है। फिर हान पूछता है कि क्या तुमने दोबारा कभी शादी करने का नहीं सोची। तो शू कहती है कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती हूँ। तो हान शू से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत कैसे हुई थी। ये सुनकर शू अपसेट हो जाती है और वो रोने वाली होती है। तो हान इसे कहता है कि सॉरी मैंने गलत सवाल पूछ लिया। और फिर हान यहाँ से जाने लगता है तो शू से पूछती है कि आज रात के डिनर में क्या बनाना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपने रूम में सो रहा होता है और तभी लिन इसके रूम में आ जाती है पर हान इसे अपने रूम से भगा देता है। और फिर लिन जैसी बाहर आती है तो वो शू को देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं मिल्क पीने आई थी। तभी लिन इसका हाथ पकड़ के कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल के रहूंगी। तभी शू इसके हाथ पे वो दांत के निशान के बारे में फिर से पूछने लगती है कि क्या ये सच में तुम्हारे भाई के दांत का निशान है। तो ये कहती है कि हाँ। तो शू से पूछती है कि वो कितना छोटा था। तो लिन बताती है कि 3-4 साल का था। तो शू कहती है कि मुझे साफ दिख रहा है कि ये किसी बच्चे का नहीं बल्कि बड़े के दांत काटे का निशान है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो बस हान की शेफ हूँ और फिर भी तुम मेरी वजह से इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो और मुझे घर से क्यों निकालना चाहती हो। ये सब बोलकर शू यहाँ से चली जाती है और वो सोचती है कि अगर उसने पता लगा ली कि लिनी इन सबके पीछे थी जिसने इसे और हान को दूर करी थी तो ये उससे अपना बदला जरूर लेगी। फिर रात में हम देखते हैं कि शू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और शाओ ये देखकर सोचता है कि मम्मी का तो बहुत ही बुखार हो गया है। फिर वो जल्दी से अपने दोनों भाइयों को कॉल करके बुलाने जा रहा होता है पर इसे ध्यान आता है कि वो अभी हान के घर पे है इसलिए उसके दोनों भाई यहाँ पर नहीं आ सकते। फिर शाओ शू के लिए बाहर पानी लेने जाता है और तभी उसकी आवाज से हान रूम में से बाहर निकलता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। तो शाओ इसे बता देता है कि मैं मम्मी के लिए पानी लेने आया था। एक्चुअली में उन्होंने बुरा सपना देखा और वो बहुत ही घबरा रही है। तो हान ये सुनकर शू को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है। शू अभी भी सपने में ही होती है कि कुछ गुंडे इन लोग के पीछे पड़े हैं और वो अपने हस्बैंड को बचा रही है। हान से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। तो ये सुनने के बाद शू रिलैक्स में सो रही होती है और हान इसे देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की मुझे हमेशा शू की ही क्यों याद दिलाती है। तभी ये सब देखते हुए शाओ हान से पूछता है कि अंकल आप मेरी मॉम को इतना क्यों देख रहे हो, मैं छोटा जरूर लेकिन बुद्धू नहीं। और फिर शाओ ये सोचकर बहुत ही खुश होता है कि ये अंकल तो बहुत ही ज्यादा रिच है और अगर ये मेरे डैडी बन जाएंगे तो मम्मी तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएंगी। फिर शाओ भी सो जाता है और हान इन दोनों को देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर मेरा और शू का बेटा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे ही शू की नींद खुलती है तो वो अपने बाजू में यहाँ हान को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो शाओ बताता है कि मम्मी कल रात आपको बहुत ज्यादा फीवर था और आपको बुरे सपने आ रहे थे इसलिए अंकल हान ने पूरी रात आपकी केयर करी। तो शू कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ ली थी, तो चलो मैं जल्दी से तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपनी कंपनी में होता है और वो अपने एम्प्लॉयज को चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों से कोई भी काम नहीं होता। तभी यहाँ कंपनी में शू हान का लंच लेकर आई होती है और सभी एम्प्लॉयज बाहर आते हुए शू के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। और यहाँ पर शू हान को खाना सर्व कर रही होती है। तभी वो कहता है कि मैं हमेशा ही इतने गुस्से में नहीं रहता हूँ। तो शू कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा काम तो बस तुम्हें खाना देना है। तो हान ये सुन के अपसेट हो जाता है और वो खाना नहीं खा रहा होता है। तो शू कहती है कि क्या हुआ। तो हान इसे बताता है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है तो इसे तुम खा लो। तो शू कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मेरे बेटे शाओ को भी सी फूड से एलर्जी है। और फिर शू यहीं पर ही बैठकर खाने लगती है और हान इसे देखकर बहुत ही नर्वस हो रहा होता है और जल्दी से पानी पीने लगता है। और तभी से खांसी आने लगती है तो शू जल्दी से इसके बैग पर हाथ करती है और हान का पूरा व्हाइट शर्ट खराब हो जाता है। फिर वो इससे सॉरी कहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ आया होता है। हान शू से कहता है कि तुमने ये शर्ट गंदा करी हो तो अब तुम इसे साफ करोगी, तो अब तुम ही उतारो। तो शू मान जाती है और वो हान की शर्ट के बटन खोल रही होती है। और तभी शाओ ये सब देखकर जल्दी से ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है। और तभी लिन यहाँ पर आई होती है तो शाओ इसे अंदर जाने नहीं देता, पर लिन फिर भी नहीं मान रही होती है। तो शाओ कहता है कि अंकल हान मेरे स्टेप फादर बनना चाहते हैं, तो आखिर तुम इन सब के बीच में क्यों आ रही हो। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है और जल्दी से ऑफिस में जाती है।
और शू को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फियांसी को सेड्यूस करने की। तो हान इसे कहता है कि तुम्हें परमिशन किसने दिया अंदर आने की, और वैसे ये मेरी कुक है, इसकी इंसल्ट तुम नहीं कर सकती हो। तब बिलीन कहती है कि हान अभी हमें एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील के लिए जाना है, और जो हमारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिस्टर शेंग है वो मिरेकल डॉक्टर से मिलना चाहता है, और वो तभी हमारे साथ बिजनेस डील करेगा। तभी शू कहती है कि उसे भी मेडिसिन की थोड़ी नॉलेज है। तो लिन कहती है कि फिर क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, क्या पता तुम हान के काम आ जाओ। तो हान शू को अपनी असिस्टेंट बना के लेके जाता है, और यहाँ पर शाओ हान की कंपनी में घूम रहा होता है, और वो एक रूम में जाता है जहाँ पर हान के पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे होते हैं। और तभी इसे शू की पुरानी फोटोज दिख जाती है, और ये सब देखकर शाओ समझ जाता है कि हान ही इसका डैडी है। और यहाँ पर लिन का प्लान होता है शू की बेइज्जती करने का। लिन यहाँ पर एक्टिंग करती है कि उसकी असिस्टेंट का तो पेट दुख रहा है, तो वो तो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, और मैं कैसे कर सकती हूँ। और वो शू को भेज देती है मीटिंग में प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर हान से पूछता है कि क्या तुम सच में ये कर लोगी, तो शू हाँ कहती है। पर ये जैसी फाइल खोलती है तो देखती है कि लिन ने इसे कोई फेक फाइल दे दी है जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। और ये देखकर लिन को मजा आ रहा होता है कि अब इसका मजाक बनेगा। पर तभी शू तो इस फाइल को बंद करके अपने सारे आइडियाज एक्सप्लेन करने लगती है, जो कि सभी को बहुत ही पसंद आता है। और मिस्टर शेंग तो बहुत ही ज्यादा खुश जाता है, और वो कहता है कि आप लोग मिरेकल डॉक्टर को जानते हो, तभी मैं ये बिजनेस डील करूंगा। और लिन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो यहाँ पर आती है और कहती है कि शू तुम मिरेकल डॉक्टर को जानती हो ना, तो उसे यहाँ पर बुलाओ। तभी यहाँ पर शाओ आ जाता है शू की हेल्प करने के लिए, और वो कहता है कि हाँ मेरी मम्मी मिरेकल डॉक्टर को जानती है। तभी शू इसे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो शाओ इसके कान में कहता है कि मम्मी आप मेरी बात सुनो, मैं सच में मिरेकल डॉक्टर को जानता हूँ, तो मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा करना। और फिर शू कहती है कि वो इस क्लाइंट का ट्रीटमेंट करेगी, और वो अपना नीडल्स निकालने लगती है। ये देखकर हान कहता है कि क्या तुम्हें सच में मेडिसिन की इतनी नॉलेज है कि तुम मिस्टर शेन का ट्रीटमेंट कर लोगी। और शाओ तो अपने ब्रदर येशिंग से बात कर रहा होता है, जो कि नीडल्स में कुछ मैजिकल पावर डाल रहा होता है। और यहाँ शू जब उसी नीडल का यूज करके मिस्टर शेंग का ट्रीटमेंट करती है तो उनकी बॉडी में कुछ होने लगता है। ये देखकर लिन हान से कहने लगती है कि देखो इसने क्या कर दी। पर तभी मिस्टर शेंग तो बड़े खुश हो जाते हैं कि वो ठीक हो चुके हैं। फिर हान लिन को यहाँ से चिल्लाकर बाहर जाने के लिए कहता है। फिर शू भी यहाँ से जा रही होती है, और वो हान से कहती है कि तुम अपनी बिजनेस डील कर लो। और फिर शू यहाँ से जाते हुए शाओ से कहती है कि मैं अपना काम करने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू यहाँ बीच के पास आई होती है, और वो अपने बेटे शाओ के बारे में सोच रही होती है कि वो उसे क्या छुपा रहा है। तभी यहाँ पर हान आ जाता है, और शू से पूछती है कि बॉस इतनी रात हो गई है, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए। तभी हम देखते हैं कि तीनों बच्चे इन लोग को झाँक कर देख रहे होते हैं, और शू हान से कहती है कि आज मैंने आपकी इतनी बड़ी हेल्प की हूँ इतना बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट जीतने में, तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। तो हान से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो शू कहती है कि मैं ये जानना चाहती थी कि लिन के हाथ पे जो दांत का निशान है, दांत काटे का निशान है, वो उसे कब आया था। तो ये बताता है कि शायद कुछ 6 साल पहले। और वो पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो। तो ये कहती है कि ये चीज मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। तो हान इसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पता करना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर हान शू से कह रहा होता है कि तुम हमेशा अपने हस्बैंड की बात करती हो, तो जरूर तुम उससे बहुत प्यार करती होगी। तो शू कहती है कि हाँ मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। और मुझे भी पता है कि बॉस आप भी अपने वाइफ से बहुत ही प्यार करते हैं, तो आप भी उसे कभी मत भूलना। फिर हान ये सुनकर अपसेट हो जाता है, और वो शू को याद करते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शाओ अपने दोनों भाइयों को इस बारे में बताने जा रहा होता है कि हान सच में इन लोग का डैडी है। पर तभी वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं, और शू शाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वैसे मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम 3 थे यहाँ पर अब तुम अकेले हो। तो ये कहता है कि मम्मी आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, लगता है आप बहुत ज्यादा थक गई हो, तो आपको मेरी शैडो में भी मैं और नजर आ रहूंगा। और फिर शाओ और शू घर आ जाते हैं, और शू के सोने के बाद शाओ जल्दी से अपने दोनों भाइयों को आवाज देता है और कहता है कि मम्मी अब सो गई है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज मम्मी को लास्ट इंजेक्शन देना है, इसके बाद मम्मी की फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी ठीक हो जाएगी और मम्मी हम दोनों को देख पाएगी। फिर ये शिंग अपना ट्रीटमेंट चालू करता है, और वो शू को नीडल लगा रहा होता है। फिर इसके बाद शाओ बाकी दोनों को बता देता है कि मुझे डैडी मिल गए हैं। तो ये शिंग पूछता है कि जल्दी से बताओ कि आखिर हमारे डैडी कौन है। तो ये कहता है कि अंकल हान ही हमारे डैडी हैं। तो यू कहता है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता चल गया था, उस दिन जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखे थे और मॉम ने जो रिंग गिराई थी उसे डैडी ढूंढ रहे थे, इसे ही साफ पता चल गया था कि वही हमारे डैडी है। तो ये शिंग कहता है कि फिर तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो ये कहता है कि डैडी के पास पहले ही फियांसी थी, तो मुझे लग रहा था कि डैडी हमारी मम्मी को पसंद ही नहीं करते और वो उनके लायक है ही नहीं। फिर ये तीनों डिस्कस करते हैं कि हाँ सच में डैडी बहुत ही बुरे हैं, वो हमारी मम्मी को पसंद ही नहीं करते। तो अब जब मम्मी की फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी ठीक हो जाएगी तो अब ये मम्मी के ऊपर है कि मम्मी क्या डिसीजन लेती है।
फिर इसके बाद शाओ के दोनों भाई घर से बाहर जा रहे होते हैं और हान 2 बच्चों को जाते हुए देखकर शॉक होता है। और फिर वो शाओ को देखकर कहता है कि तुम तो बाहर चले गए थे ना। तो ये कहता है कि अंकल मैं तो सो रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू हान का लंच तैयार करके उसे वापस से ऑफिस देने जा रही होती है और वो अपने बेटे शाओ को देखकर सोचती है कि बस मैं अपना रिवेंज पूरा कर लूं, फिर मैं शाओ को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। फिर इसके बाद शू कंपनी पहुंचती है, तभी लिनी से देखकर कहने लगती है कि देखना तुम बस एक सर्वेंट हो और मैं तुम्हें जॉब से निकलवा के रहूंगी। तो शू इसे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं बस यहाँ पर जॉब करने आई हूँ। तो लिन कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे कुछ और आइडियाज हैं। तो शू कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ। और फिर वो इसे कोई फोटो दिखाती है जिसे देखकर लिन डर कर यहाँ से चली जाती है और शू सोच लेती है कि अब ये एविडेंस वो पुलिस को दे देगी और पुलिस लिन को पकड़ के लेके जाएंगे और उसे पूछेंगे कि आखिर उसने उसके हस्बैंड को क्यों मारी। पर फिर शू जब यहाँ से जा रही होती है तभी एक बंदा इसे बेहोश करके एक खंडर जगह ले आता है जहाँ पर लिन मास्क पहन कर आई होती है। शू इसे कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतार देती। तो लीना अपना मास्क हटा देती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से तो जा ही नहीं पाओगी, तो मैं दिखाई देती हूँ तुम्हें। फिर शू इसका चेहरा देखने के बाद कहती है कि यानी मैंने सब सही सोची थी, तुम ही वो हो जिसने हमारे साथ ये सब की। तो लीनी इससे कहती है कि 6 साल पहले भी मैंने तुम्हें हराई थी और अब भी मैं तुम्हें हराऊंगी। तो शू पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। और फिर शू खुद ही समझ जाती है कि लिन हान की इतनी फिक्र करती है, यानी हान कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड ही है। तो लिन कह रही है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मैं उसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहने दूंगी, वो सिर्फ मेरा है। पर फिर शू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा हस्बैंड मरा नहीं है और मैं कितनी बुद्धू हूँ, मुझे अब तक पता ही नहीं चला। तभी लिन इसका गला दबाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बचाने कोई नहीं आएगा और जब तुम मर जाओगे तो हान भी तुम्हें भूल जाएगा। और फिर लिन यहाँ से जाते हुए अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस लड़की को मार दो और वो शू को बताती है कि हाँ मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताना तो भूल गई, अब कल मैं हान के साथ शादी कर लूंगी क्योंकि मैं उसे तुम्हारे बारे में बता के ब्लैकमेल करूंगी और फिर उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान शू को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और वो गार्ड से फाइट करते हुए पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो ये लोग बताते हैं कि वो लड़की भाग गई है। हम देखते हैं कि शू को थोड़ी बहुत चोट आई होती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं, पर उसे अपने बेटे शाओ की फिक्र हो रही होती है। तभी इतने में हान शू को देख लेता है और उसे जल्दी से गिरते हुए बचाता है। तभी शू की फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी भी ठीक हो जाती है और वो हान को अच्छे से देख पा रही होती है और वो उसे कहती है कि फाइनली हस्बैंड मैंने तुम्हें ढूंढ ली। तो हान कहता है कि हाँ मैं इधर ही हूँ और अब मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। फिर शू हान को इस बारे में बताने जा रही होती है कि वही उसकी वाइफ शू है, पर ये बताते हुए वो बेहोश हो जाती है। फिर हान जल्दी से शू को उठा के घर लेके जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शू की नींद खुलती है तो वो शाओ को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि मेरा बेटा तो इतना ज्यादा हैंडसम है। और फिर शू इसे बताती है कि तुम्हें पता है मेरी फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। तो शाओ कहता है कि कितनी अच्छी बात है, मम्मी पता है कल रात आपको जब अंकल हान ने घर लेकर आए थे तो मैं कितना ज्यादा डर गया था। फिर शू इसे बताती है कि वो अपनी जॉब से रिजाइन देने वाली है और वो वापस से अपनी स्टॉल पे ही जॉब करेगी और उसे अपने साथ रखेगी। तो शाओ कहता है कि मम्मी आप जो डिसीजन लोगी मैं उसमें आपको सपोर्ट करूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू स्ट्रीट फूड बेच रही होती है और तभी यहाँ पर हान शू से मिलने आ जाता है और वो उसे हक करके कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरी वाइफ शू हो। तो शू इसे कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। पर हान नहीं मान रहा होता है, कहता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम शू हो। तो शू इसे कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। पर हान नहीं मान रहा होता है, कहता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम शू हो। तो शू इसे कहती है कि मैं कोई शू नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम तो ली है, तुम वो हो ही नहीं। और वो इसे यहाँ से जाने का कहती है। फिर हान यहाँ से जाने लगता है और शू से जाते हुए देखकर सोच रही होती है कि वो अब उसे डिजर्व ही नहीं करती क्योंकि वो इतना ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे एक अच्छी लड़की डिजर्व करेगी। और ये सब सोचने पर लिन ने ही इसे मजबूर करी है। अब हान यहाँ से जा रहा होता है पर तभी एक आंटी के जरिए इसे सब पता लग जाता है कि वो सच में शू ही थी और वो झूठ बोल रही थी। हान इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रही है। तभी हान को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देती हूँ, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, शाओ जो है वो सच में तुम्हारा ही बेटा है। तो हान ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो वापस से शू को ढूंढने आता है, पर यहाँ से शू जा चुकी होती है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है। तो हान सोचता है कि तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे कहता है कि मुझे 5 मिनट में शू की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो अभी कहाँ पर है। दूसरी तरफ शू अपने बेटे शाओ को लेकर कहीं और शिफ्ट होने के लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पर इसके बाकी दोनों बेटे भी आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर शू को सच बताते हैं कि एक्चुअली में उसके 3 बच्चे हुए थे। शू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यानी मेरे पास 3 बेबीज है। तभी तीनों कहते हैं कि मॉम ये सब लिन की वजह से हो रहा है।
उस गंदी लड़की की वजह से हमारी पूरी फैमिली अलग हो गई और वो डैडी को भी आपसे छीनना चाहती है, इसलिए हमें उससे बदला लेना चाहिए। तो शू भी मान जाती है और इन लोगों से कहती है कि चलो फिर तुम्हारे डैडी की वेडिंग सेरेमनी में। फिर हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर लिन हान को प्रपोज कर रही होती है उसे शादी करने के लिए, पर वो सभी के सामने उसे रिजेक्ट करता है और सभी को उसकी असलियत दिखाता है। वो सभी को बताता है कि इस लड़की ने मुझे मेरी वाइफ से दूर करी है और मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी लड़की है। और हम देखते हैं कि शू भी यहाँ पार्टी में आई होती है और वो ये सब सुन के बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी शू यहाँ अपने तीनों बच्चों को लेकर पहुंच जाती है और हान इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो शू कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है तुम ही मेरे हस्बैंड हो। फिर शू हान को ये भी बताती है कि उसके पूरे 3 बेबीज हैं और फिर हान तीनों बच्चों को हक करता है और कहता है कि मेरी तरफ से तुम लोग को सॉरी, डैडी ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखे। और फिर शू और हान मिलकर लिन को अरेस्ट करवा देते हैं और फिर हान शू को यहाँ पर प्रपोज करते हुए उसे कहने लग जाता है कि तुम फिर से मुझसे शादी कर लो और मुझे एक और चांस दे दो। तो शू से पूछती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाए थे कि तुम इतने रिच हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते थे? तो हान कहता है कि तुम्हें याद है ना कि हमारी फ्लैश मैरिज हुई थी। तो शू कहती है कि हाँ, मैंने गलती से तुम्हें अपने ब्लाइंडेड समझ ली थी। हान कहता है कि मैं बहुत ही लकी था कि तुम मुझे गलती से मिल गई और मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा कि मैं इतने रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो तुम मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानोगी, और इसलिए मैंने तुमसे सच नहीं बताया क्योंकि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। फिर सभी लोग इन लोगों को चीयर करने लग जाते हैं और शू को हाँ कहने के लिए कह रहे होते हैं। तभी शू अपने बेबी से पूछती है कि क्या तुम लोग को ये डैडी चाहिए, तो तीनों हाँ कहते हैं। फिर हान खुश हो जाता है और शू को रिंग पहनाने जा रहा होता है, तभी वो इसे रोकती है और कहती है कि तुमने मेरे बेबी से हाँ तो ले लिए लेकिन मेरे पेरेंट्स से नहीं। तो हान तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए कहता है और अपने तीनों बेबी से कहता है कि चलो मेरे साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। और फिर हान शू को लेकर उसके मॉम डैड के घर के बाहर पहुंच जाता है, पर वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। शू अपने मॉम डैड से मिलती है पर शू के डैड काफी ज्यादा उससे गुस्सा होते हैं जो वो घर छोड़ के चली गई थी और वो उसे चिल्लाकर यहाँ से बाहर चले जाते हैं और शू रोने लग जाती है। तो हान शू के डैड से बात करने जाता है और वो उन्हें मना ही लेता है और फिर शू के मॉम डैड दोनों को ही हान बहुत ही पसंद आता है और फिर डिनर के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी हान शू को उसके मॉम डैड के सामने प्रपोज करता है, पर शू तो बहुत ही शाय हो रही होती है। हान कहता है कि जब तक तुम मुझे कहानी कह देती तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो शू हाँ कह देती है और ये इसे रिंग पहना देता है और फिर शू के मॉम डैड और ये तीनों बेबीज सभी बहुत ही खुश होते हैं और ये तीनों बेबीज कहने लगते हैं कि अब मॉम डैड मिल गए हैं तो अब इन लोग को एक सिस्टर भी चाहिए। तो हान कहता है कि ठीक है, फिर मॉम डैड मेहनत करेंगे और तुम लोग को सिस्टर देंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। आई होप आप सभी को ड्रामा पसंद आया होगा।